हेलो एवरीवन। और आज का ये वीडियो है जिसमें हम कॉमर्शियल बैंक डिस्कस करेंगे और ये इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री का पार्ट 3 है। मैंने इससे पहले भी 2 पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें पहले में मैंने इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री डिस्कस की है, बैंक क्या होती है, कैसे ओरिजिनेट हुई, भारत में कब कब कौन कौन सी बैंक बनी, वो सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में हैं। और सेकेंड पार्ट में मैंने टाइप्स ऑफ बैंक्स बताए थे, जो मेजर टाइप्स थे, जैसे सेंट्रल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक्स। तो आज हम कॉमर्शियल बैंक्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। दोनों पिछले जो भी वीडियो हैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। बट आज इस वीडियो में हम कॉमर्शियल बैंक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कॉमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं। कॉमर्शियल बैंक्स वो बैंक होती हैं जो कि बिज़नेस करती हैं। बिज़नेस क्यों करते हैं? हम बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस का मतलब होता है भाई हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बिज़नेस का मतलब होता है वाणिज्य, ठीक है। तो जो कॉमर्स का मतलब होता है बिज़नेस, और बिज़नेस हम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक। तो होता क्या है कि जैसे सपोज़ करिए कि आप गए और आपका बैंक पे 1 लाख रुपए डिपॉजिट है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो आपका सेविंग अकाउंट है। अब क्या किया, बैंक उस 1 लाख रुपए को ऐसा नहीं है कि अपने पास रखे रहती है। बैंक क्या करती है, उस पैसे को किसी और को लोन दे देती है, और या फिर कहीं इन्वेस्ट कर देती है। तो अगर आपका वो सेविंग अकाउंट है तो सपोज़ करिए उसमें लगभग 4% के आसपास आपको इंटरेस्ट देती है बैंक, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। और जब बैंक किसी को वही पैसा लोन देती है, वो इन्वेस्ट करती है, तो वो 8 या 10% पे या 12% पे किसी को लोन देती है। तो बैंक ने, आपने क्या देखा कि नॉर्मल जो बैंक थी उसने अच्छा खासा बिजनेस किया, बीच में उसने किसी और को लोन दिया 12% पे, आपको वो दिया, आपसे लिया वो पैसा 4% पे। तो बीच का एक्चुअली जो ये प्रॉफिट है ना, तो इस तरीके से बैंक बिजनेस करती है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कहलाता है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। तो ये क्रेडिट क्रिएशन करने वाली जो बैंक्स होती हैं वो कॉमर्शियल बैंक्स कहलाती हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपके आसपास होते हैं जब आप चारों तरफ देखते हो, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गई, केनरा बैंक हो गई, ठीक है, आर्यवर्त ग्रामीण बैंक हो गई। ग्रामीण बैंक के भी कॉमर्शियल बैंक है, क्योंकि इनका भी यही सेम फंक्शन है, लोगों से मतलब जमा लेती हैं, लोन देती हैं, बिजनेस करती हैं। हाँ, अगर आप बात करोगे, जैसे आपको डिस्टिंग्विश करना है बीच में कौन सी बैंक है, तो अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहें तो जैसे सेंट्रल बैंक का एग्जांपल ले लीजिए, या नाबार्ड का एग्जांपल ले लीजिए। तो ये क्या करती है, ये पब्लिक डीलिंग नहीं करती, ये लोगों से पैसे नहीं लेती हैं, ना ही मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, और ना ही उन्हें लोन देती हैं। तो ये बैंकें कॉमर्शियल बैंकें नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमर्शियल बैंक हो गई, यानी कि सीधा सा है, इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करती हैं, ये नो डाउट ये पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करती हैं। बट इनका जो मेन मतलब इनका जो आप कह सकते हो काम करने का जो मोटिव होता है, या जो जिस पे प्रिंसिपल पे ये काम करती हैं, वो होता है बिजनेस या अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स जो आपको अभी बताए वो मैंने लिख रखे हैं कि अर्निंग प्रॉफिट इज़ वन ऑफ द मेजर मोटिव्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, आर्यवर्त ग्रामीण बैंक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉमर्शियल बैंक्स के। देखिए, कॉमर्शियल बैंक मेनली 4 तरीके की होती हैं। पहला टाइप होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के बाद आती हैं प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स के बाद फॉरेन बैंक्स, और फॉरेन बैंक्स के बाद रीजनल रूरल बैंक्स या फिर RRBs, ठीक है। तो ये जो बैंकें हैं, सबसे पहले हम इनमें देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर के बैंक के बाद प्राइवेट बैंक्स, और प्राइवेट बैंक्स के बाद आती हैं फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक के बाद आती हैं रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये 4 टाइप हैं। इसमें सबसे पहला टाइप है पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो अभी हम पहले पब्लिक सेक्टर बैंक्स देखते हैं। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होती है, सरकारी बैंकें वो बैंकें होती हैं जिनमें मेजॉरिटी स्टेक सरकार के पास होता है। अब मेजॉरिटी स्टेक क्या होता है? देखिए, मेजॉरिटी स्टेक का मतलब है मोर देन 50%, वो नो मैटर वो 51 है, 52 है, 53 है, ठीक है। मतलब 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो सरकार के पास होनी चाहिए। ऐसी बैंकों को हम पब्लिक सेक्टर या सरकारी बैंकें कहते हैं। आपने एक नाम सुना होगा नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है।
तो नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखिए क्या कोई डिफरेंस होता है। तो अगर मैं बात करूं कि सरकारी बैंकें और नेशनलाइज्ड बैंकें हैं, ये दोनों एक ही हैं, बट इनमें एक बहुत हल्का सा डिफरेंस है। वो ये है, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक हम बात करते हैं तो नेशनलाइज्ड बैंक वो बैंक होती हैं जो कि पहले प्राइवेट थी और उसके बाद उन्हें दो फेजेस में नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का, एक 1969 में और दूसरा 1980 में। तो जो नेशनलाइज्ड बैंकें हैं वो ही बैंकें हैं जो कि पहले प्राइवेट थी और बाद में गवर्नमेंट बनी। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, केनरा, देना बैंक, ये सारी बैंकें कैसी थी, पहले पहले प्राइवेट बैंकें थी और बाद में ये सरकारी बैंकें बनी। तो फिलहाल एट प्रेजेंट आप और अगर आप एसबीआई का एग्जांपल लो, मैंने अपने एक सबसे पहले वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा था कि जो एसबीआई है क्या वो नेशनलाइज्ड बैंक है, तो आंसर इज़ नो। एसबीआई बनी थी 1955 में, जिसके लिए एसबीआई एक्ट बना था एसबीआई एक्ट 1955, और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी हिस्ट्री मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है अपने पहले वीडियो में, पहले पार्ट में इसके। बट वहाँ पर मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या एसबीआई नेशनलाइज्ड बैंक है, तो एसबीआई नो डाउट ये पब्लिक सेक्टर बैंक तो है, लेकिन ये नेशनलाइज्ड नहीं कही जा सकती। वो इसलिए क्योंकि ये ओरिजिनेट ही हुई है एक पब्लिक सेक्टर बैंक की तरह, मतलब कि इसके लिए एक अलग एसबीआई एक्ट लाया था और ये शुरुआत से ही एक सरकारी बैंक है। तो ये प्राइवेट नहीं थी कि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया हो। तो राष्ट्रीय या नेशनलाइज्ड बैंकें हम उन्हीं बैंकों को कहते हैं जो पहले प्राइवेट थी और जिनका दो फेजेस में नेशनलाइजेशन किया गया हो। तो मैंने ये जो टॉपिक है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स पर ही बेस्ड होगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आप इतना समझ सकते हो कि जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो सारी की सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, लेकिन सारी पब्लिक सेक्टर बैंक नेशनलाइज्ड हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सरकारी बैंक वो भी हैं जो शुरू से ही सरकारी हैं और जो पहले प्राइवेट थी और बाद में सरकारी हुई वो सारी पब्लिक सेक्टर हैं, मगर नेशनलाइज सिर्फ वही हैं जो पहले प्राइवेट थी और बाद में गवर्नमेंट बनी, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट, मतलब जो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या नेशनलाइज बैंकों और पब्लिक सेक्टर बैंकों में कुछ डिफरेंस है, तो ये उनका एक बेसिक डिफरेंस है। बाकी दोनों में ही सरकार का स्टेक जो होता है वो 50% से ज़्यादा होता है, क्योंकि अंततः दोनों ही सरकारी बैंकें हैं। अब देखिए एट प्रेजेंट हमारे देश में, क्योंकि ये मर्जिंग हुई है काफ़ी अभी, तो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और यहाँ पे आपको कुछ मेजर बैंक्स दिख रही होंगी जिनमें कि गवर्नमेंट का स्टेक 1 अप्रैल 2020 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 61% है, बीओबी 63.74% है। और ऐसे ही आप देख सकते हो ये सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और उनमें डिफरेंट स्टेक है गवर्नमेंट का, ठीक। अब नेक्स्ट आती हैं हमारी प्राइवेट बैंकें, जैसे कि सरकारी बैंकों में मेजॉरिटी स्टेक होता है सरकार के पास, वैसे ही प्राइवेट बैंकें की में जो ओनरशिप होती है वो होती है किसी इंडिविजुअल के पास या किसी ग्रुप ऑफ कंपनी या किसी कंपनी के पास। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इंडिविजुअल हो सकता है, तो ऐसी बैंकों को हम प्राइवेट बैंकें कहते हैं। हमारे देश में बहुत सारी प्राइवेट बैंकें हैं, जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो इनमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी इसे समझने में। अब उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन बैंक्स की। देखिए फॉरेन बैंक्स क्या होती हैं, ऐसी बैंकें जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन में सिचुएटेड होता है, ऐसी बैंकें जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन में सिचुएटेड हो और जिनकी ब्रांचेस हमारे यहाँ इंडिया में हो, वो बैंकें हमारे लिए फॉरेन बैंक कहलाती हैं। जैसे एचएसबीसी और सिटी बैंक हो गई, जैसे सिटी बैंक का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, एचएसबीसी का लंदन में है। तो ये सारी बैंकें क्या है, ये हमारे यहाँ इंडिया में काम कर रही हैं, मगर इनके हेडक्वार्टर्स यानी कि ये फॉरेन बेस्ड हैं, ये यहाँ पर नहीं है इनका जो हेड ऑफिस है। यानी ऐसी बैंकें जो इनका हेड ऑफिस फॉरेन में है और इनकी ब्रांचेस इंडिया में हैं। अच्छा, इसी से थोड़ा ये फॉरेन बैंकिंग से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। मेरा आज का क्वेश्चन है आपसे कि ओवरसीज़ बैंकिंग में और ऑफशोर बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में, जैसे ऑफशोर बैंकिंग और
ओवरसीज़ बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो आंसर है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अब आगे देखते हैं, हमारा लास्ट टाइप है रीजनल रूरल बैंक्स या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जो गठन हुआ था वो भारत में जो कृषि क्षेत्र है या जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ब्रांचेस कम थी, तो ये मुख्यतः उन लोगों को ध्यान में रखकर इन बैंकों का निर्माण किया गया था जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर जो खेती या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसी भी काम में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे सेक्टर्स को एक्चुअली में पहले क्या होता था, बैंकें जैसे अभी क्राइटेरिया है बैंकों के पास कि उन्हें अपनी 25% शाखाएं जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होंगी। तो ये कई रिफॉर्म्स के बाद ये चीज़ आई है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि जैसे ये जो बैंकें थी, ये रीजनल रूरल बैंक्स का इनका काम होता है कि ये मुख्यतः काम करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। आप देखोगे कई बार ये शहर में भी हैं, तो उसका कारण ये है कि जब ये वो बैंकें यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी तब एक्चुअल में वो ग्रामीण क्षेत्र थे, बाद में धीरे धीरे वो शहर के अंदर आ गए, तो ये बैंकें वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। जैसे आर्यावर्त ग्रामीण बैंक हो गई, प्रथमा बैंक सबसे पहली रीजनल रूरल बैंक थी जो कि ओपन की गई थी। एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 56 आरआरबीज़ हैं। इनके भी मर्जर की बात चल रही है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंकों को मर्ज किया गया है, वैसे ही कहा जा रहा है आरआरबीज़ को भी मर्ज किया जाएगा और इनकी भी संख्या घटेगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। हमने आज कॉमर्शियल बैंक डिस्कस किया। कॉमर्शियल बैंक्स के साथ हमने ये डिस्कस किया कि कॉमर्शियल बैंक्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक में क्या डिफरेंस है। तो आज का जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि ओवरसीज़ बैंकिंग में और ऑफशोर बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है, वो आपको मुझे बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।